देखिए ये हमारा अध्याय है अंतिम खाते, फाइनल अकाउंट्स। ठीक है, अंतिम खाते से इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये किसी सत्र की अंतिम तिथि को बनाई जाती है। ये खाते जो हैं ये अंतिम तिथि को बनाए जाते हैं, इसीलिए इन्हें अंतिम खाते बोलते हैं। इन अंतिम खातों में बेसिकली दो चीजें होती हैं, दो सेट्स होते हैं। एक तो व्यापार एवं लाभ हानि खाता है और दूसरा है आर्थिक शिक्षा। ये दोनों को कंबाइंड रूप में हम अंतिम खाते बोल देते हैं। ठीक है, अगर हम मोटे तौर पर इसकी परिभाषा पढ़ लें जो ऊपर दी गई है, ऐसे खाते जो या ऐसे विवरण पत्र जो कि इसमें लाभ हानि खाता, दरअसल ये एक अकाउंट है, और जो बैलेंस शीट है ये एक तरह का स्टेटमेंट है जिसे हिंदी में विवरण प्रपत्र बोलते हैं। ठीक है, तो ये एक हिस्सा तो इसका है खाता और दूसरा हिस्सा है इसका विवरण पत्र। तो इसीलिए कहा गया कि अंतिम खातों से आशय ऐसे खाते और ऐसे विवरण पत्रों से है जिसमें व्यापारिक अवधि समाप्त होने पर, यानी कि व्यापारिक अवधि जनरली जो एक साल की होती है, 1 अप्रैल से लेकर के अगले वर्ष का 31 मार्च, हमारे यहाँ यही फाइनेंशियल ईयर होता है। तो इसकी समाप्ति पर यानी कि 31 मार्च को हमको ये पता चल जाए कि लाभ हुई या हानि हुआ, तो इसके लिए क्या बनता है, लाभ हानि खाता। और जो दूसरा है वह है बैलेंस शीट। इससे क्या पता चलता है, इससे पता चलता है कि व्यवसाय की स्थिति यानी कि आर्थिक स्थिति कैसी है, मतलब कुल संपत्तियां कितनी है और व्यवसाय के ऊपर कुल दायित्व कितने हैं। बस ये स्पष्ट हो जाए, यही अंतिम खातों का लक्ष्य है। और आशय सिर्फ दो खातों से है, एक तो लाभ व्यापारिक और लाभ हानि खाते से, और दूसरा एक विवरण पत्र से है, विवरण यानी स्टेटमेंट से है, जिसे हम आर्थिक शिक्षा या बैलेंस शीट। ठीक है ना। तो अब अगर मोटे तौर पे हम इसे यस सर। जानना चाहें कि ये होता क्या है और क्या है, तो बहुत सारी बार मैंने आपको ये डिटेल में बताया हुआ है, लेकिन अभी थोड़ा सा समरी के तौर पे ले लेंगे। हम सभी जानते हैं कि जब हम व्यवसाय करना शुरू करते हैं तो जितने भी व्यवसायिक गतिविधियां होती हैं वो 3 हिस्सों में बटी होती है। पहले हिस्से में हम उन्हें रिकॉर्ड करते हैं, जो भी लेन देन होते हैं उसको हम जर्नलाइजिंग बोले या रोजनामचा करना बोले, जनरल नोटिसियां करना बोले। दूसरा हिस्सा जो होगा उसमें हम क्या करते हैं, दूसरा हिस्सा जो होगा वो वर्गीकरण का होगा, लेजर पोस्टिंग का होगा, ये भी हम पढ़ चुके हैं। जब हम पहले प्रारंभिक लेखा कर चुके होते हैं तो जनरल करते हैं पहले और फिर लेजर बनाते हैं। जब लेजर बना चुके होते हैं तो हम जो खाते होते हैं उनके जो बैलेंसेस बचते हैं, उन बैलेंसेस को जैसे एक पेज पे उतार लेते हैं, उसको हमने तलपट के नाम से जाना था, ट्रायल बैलेंस। उसी ट्रायल बैलेंस से हम बनाते हैं अंतिम खाते। ट्रायल बैलेंस हमें उपलब्ध करा दिया जाएगा। ठीक है, जिन्हें हम ट्रायल बैलेंस को देखेंगे उसके नीचे कुछ अतिरिक्त सूचनाएं भी हमें दे दी जाएगी और फिर कहा जाएगा कि अब आप ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाइए और बैलेंस शीट बनाइए। तो हमें पता है कि हमने जनरल बनाए थे, हमने लेजर बनाए थे, और उसके आधार पे फिर हमने तलपट बना लिया था, वो हमें उपलब्ध करा दिया जाएगा। और फिर कहा जाएगा आज आखिरी तारीख है, चलो बताओ कि लाभ हुआ या हानि हुआ। और आज आखिरी तारीख को हमारे बिजनेस में कुल संपत्तियां और कुल दायित्व लगभग कितने हैं, बताइए हमारी आर्थिक स्थिति पिछले साल से बेहतर हुई या खराब हुई। अब ये अगर आपको जानना है तो आपको जो ये तीसरा हिस्सा तैयार करना होगा, ये तीसरा हिस्सा ही सारांश कहलाता है, या इसी को हम फाइनल अकाउंट बोलते हैं। इसको समरी कहा जाता है। समरी समझते हो, सारांश मतलब ओवरऑल, अंत में हल क्या निकला, परिणाम क्या निकला, यही तो सारांश होता है। सार माने जो हमें चाहिए था वो हमें मिला, तो सारांश माने जो वो हिस्सा जो पूरी की पूरी गतिविधि का सार है, परिणाम है, परिणति है, और वो है लाभ। लाभ कितना हुआ ये हमें जानना है, तो हम जो बनाएंगे उसको हम सारांश बोले, समरी बोले, या हम उसे फाइनल अकाउंट बोले। कितनी बात समझ में आती है सभी को मोटे तौर पे। यस सर। तो ये जो 3 हिस्से यस हैं सर। अंतिम खाते के, एक है व्यापार खाता जिसे हम ट्रेडिंग अकाउंट बोलते हैं, दूसरा है लाभ हानि खाता, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और तीसरा है बैलेंस शीट। इसमें भी ये दोनों जुड़वा भाई है, ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ऐसे मान लीजिए कि ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जैसे होता है ना, कभी कभी कुछ बच्चे ऐसे ही जन्म ले लेते हैं जिनके अंग एक दूसरे से जुड़े हुए होता है। एक आदमी है ऑस्ट्रेलिया में जिसके मतलब इसका शरीर एक ही है लेकिन 2 सिर है। 2 सिर ही नहीं है, उसके 4 भुजाएं भी हैं, चतुर्भुज है वो। 2 सिर हैं, 4 भुजाएं हैं, पैर 2 ही हैं। ठीक है, तो ऐसे ही मान लीजिए
कि ये व्यापार और लाभांश खाता ये जुड़ा हुआ वैसे ही जुड़ा हुआ भाई है, ये एक साथ बनते हैं। बस पहले ट्रेडिंग अकाउंट बनता है, फिर उससे जो हमें परिणाम मिलता है उसको लेते हुए लाभांश खाता तैयार किया जाता है। कैसे करेंगे ये बात की बात है, ठीक है। तो आप कहेंगे कि सर ट्रेडिंग अकाउंट ही खाली होता है तो फिर हमें कल मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट कहाँ से फॉर्मेट पढ़ने के लिए दे दिया गया, है ना। तो मैंने आपको कल बताया था कि कुछ कंपनियां होती हैं जो निर्मात्री कंपनियां होती हैं, मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां होती हैं जो उत्पादन करती हैं। वो चाहती हैं कि उनके उत्पादन का लेखा एकदम अलग हो जाए और उन्हें पता चल जाए कि ओवरऑल जो उन्होंने उत्पादन किया है उसकी लागत कितनी आई, ठीक है। तो कॉस्ट अकाउंटिंग अकाउंटिंग का एक विंग है, एक ब्रांच है जिसमें मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाने के लिए कहा जाता है। 11th क्लास में जब आप विद्यार्थी हैं तो आपको तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़नी है, वित्तीय लेखांकन पढ़ना है, तो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाने को आपको ज्यादा नहीं मिलेगा, लेकिन फॉर्मेट से परिचय करा दिया गया है ताकि आपको पता चल जाए कि जो निर्मात्री कंपनियां होती हैं वो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाती हैं और ऐसे ऐसे ये फॉर्मेट के अंतर्गत बनाती हैं, ठीक है। इसीलिए कल आपको फॉर्मेट लर्न करने के लिए दिया गया। एक दो सवाल भी होंगे मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट के, लेकिन ज्यादातर सवाल ट्रेडिंग अकाउंट के होंगे और लाभ हानि खाते के होंगे, ठीक है। इतनी बातें क्लियर है सभी यस को। सर। तो अभी यस हमने सर। जो कल पढ़ा था लाभ हानि खाता, इसमें निर्माण खाता, निर्माण खाता जो होता है, अगर हम इसके बारे में जाने तो इसमें जो जो आइटम्स आते हैं उन्हें हम जल्दी से समझ लेते हैं। प्रारंभिक रहतिया यानी कि प्रारंभिक रहतिया यानी कि 1 अप्रैल को जो हमारे पास स्टॉक होगा, जो हमारे पास सामग्री रखी होगी, वो दो तरह की होगी। या तो रॉ मटेरियल होगा, कच्चा माल, लेकिन कुछ रॉ मटेरियल ऐसा होगा जो उत्पादन की प्रक्रिया में तो लगा दिया गया था, लेकिन अभी वो पूरी तरह से माल फिनिश नहीं हो पाया, वो माल अभी पूरी तरह से निर्मित नहीं हुआ, तो उसे अर्ध निर्मित माल कहिए या आप सेमी फिनिश्ड गुड्स कहिए या वर्क इन प्रोग्रेस कह लीजिए। अर्ध निर्मित माल की अंग्रेजी सेमी फिनिश्ड गुड्स होती है, लेकिन उसको दूसरा नाम एक वर्क इन प्रोग्रेस भी कहा जाता है, तो वह भी कहा जा सकता है, ठीक है। तो आपके पास प्रारंभिक राशिया जो होगा वो दो तरह का होगा, एक तो रॉ मटेरियल होगा और ये एक वो रॉ मटेरियल जो अभी पूरी तरह से फिनिश्ड गुड्स नहीं बन पाया, जो अभी केवल सेमी फिनिश्ड है यानी कि वर्क इन प्रोग्रेस है। तो ये 1 अप्रैल को जो आपका होगा वो लिखा जाएगा इसमें, ठीक है। फिर अगर आपने साल भर के दौरान कच्चे माल का रॉ मटेरियल का कोई आपने क्रय किया है, जितने का भी क्रय करेंगे वो लिखेंगे। और अगर आपने उस क्रय पर कोई खर्चा किया है, जैसे उस माल को लाने के समय फ्रेट आपने दिया है, ठीक है, या आपने मजदूरी दी है, जो उस माल को लाने से संबंधित ढुलाई वगैरह दी है, कैरियज दिया है, फ्रेट दिया है, फेयर दिया है, तो ये सब ट्रेन फेयर, बस फेयर, वॉट एवर द फेयर यू हैव स्पेंड ऑन द परचेजिंग ऑफ दैट पर्टिकुलर रॉ मटेरियल, दैट वुड बी नोन एज कच्चे माल का क्रय और उस पर किए जाने वाले व्यय, यानी कि परचेजिंग रिलेटेड एक्सपेंसेस रिलेटेड टू परचेजेस, राइट। तो परचेज कच्चे माल का और उसको खरीदने से संबंधित व्यय आएंगे। उत्पादन जब आप करेंगे तो मजदूरों को लाना होगा, उनको जो मजदूरी दी जाएगी वह भी निर्माण खाते के अंतर्गत आएगी। निर्माण प्रक्रिया में आपको बहुत सारा माल जो आपके यहाँ स्टोर के रूप में रखा होता है, स्टोर और स्टॉक का डिफरेंस आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ बच्चों, बहुत ध्यान से सुनना, समझ में आ जाएगा। देखिए स्टोर्स में कोयला है, ईंधन है, तेल, ग्रीस, ग्रीस होता है ना, कोई मशीन चलती रहती है तो उसमें ग्रीसिंग कर दी जाती है ताकि लुब्रिकेंट इन्हें कहा जाता है, ताकि उसमें खड़खड़ की आवाज ना हो, वो जल्दी खराब ना हो, जल्दी टूट ना जाए, तो उसमें ऑयलिंग और ग्रीसिंग की जाती है, ये लुब्रिकेंट्स कहलाते हैं। तो ये जो मशीन, ये जो हमारे पास इनके पैकेट्स रखे रहेंगे, इनके डिब्बे रखे रहेंगे, मशीन के कुछ ऐसे पुर्जे जो लगातार मशीन के चलने से टूटते हैं तो उन्हें रिप्लेस करना होता है, ब्रशेस वगैरह होते हैं, ये सब जो है ये स्टोर्स का हिस्सा होता है। स्टॉक केवल दो चीजों का है, या तो कच्चे माल का, मतलब जो माल हम बनाते हैं उससे संबंधित जो कच्चा माल है, और उसका अर्ध निर्मित माल, और तीसरी कैटेगरी आएगी जो फिनिश्ड माल है, निर्मित माल है, वो अभी यहाँ इसमें नहीं मेंशन की जाएगी, वो ट्रेडिंग अकाउंट में आता है, वो यहाँ नहीं आता, निर्माण खाते में नहीं आता। निर्माण खाते में केवल रॉ मटेरियल और वर्क इन प्रोग्रेस आता है। जो निर्मित माल है उसका ओपनिंग स्टॉक कहाँ जाएगा, व्यापार खाते में, जिसके बाद बनेगा, ठीक है। तो अभी हमने ये जाना
कि स्टोर्स क्या है, स्टोर्स होता है एसेसरीज का। एसेसरी समझते हो, जैसे आपकी बाइक है तो उसमें मान लिया मिरर्स लगे हुए हैं, बैग लगा हुआ है, दीज आर द एसेसरीज, राइट। तो ऐसे ही जो मशीनें हैं उनके जो कल पुर्जे वगैरह होते हैं ये सब स्टोर होते हैं। आपके पास स्टोर का एक भंडार होता है, मतलब ये सारा सामान एक जगह रखा होता है जिसे स्टोर हम बोलते हैं। उसमें से जितना यूज कर लोगे उसे बोलेंगे स्टोर्स कंज्यूम। वो कंज्यूम किया गया स्टोर केवल इसमें आता है। यानी कि ये मान लिया जाएगा कि इतना स्टोर आपने इस बार के उत्पादन पे यूज कर लिया, ये कॉस्ट ऑफ स्टोर्स कहलाती है। यह स्टोर्स कंज्यूम करके इसे लिख दिया जाता है। कैसे लिखेंगे, डोंट वरी, अभी केवल ये जानिए कि ये होते क्या है। कैसे लिखेंगे ये अगला हिस्सा, ये बाद में आपको बताया जाएगा, डोंट वरी फॉर दैट। अभी केवल इस पे फोकस करिए कि ये है क्या चीज। मुझे बताओ, प्रारंभिक राहतिया, कच्चे माल का क्रय, उत्पादक मजदूरी और प्रयुक्त स्टोर्स, इनमें किसी को कोई डाउट है? नो सर। चलिए, पांचवा है शक्ति पानी लाइट। ये मैंने कल बताया था लेकिन फिर से बता रहा हूँ। शक्ति पानी लाइट यानी कि पावर, वाटर एंड लाइट। फैक्ट्री में ये तीनों चीजों की जरूरत पड़ती है आपको। कोई भी माल बनाते हैं पानी की जरूरत पड़ती है। शक्ति माने होता है पावर, वो चाहे बिजली से हो या जनरेटर से हो, जैसे भी हो। तो उसमें जो भी खर्चा आएगा, अगर जनरेटर से आप चला रहे हैं तो डीजल वगैरह का खर्चा इसमें हो जाएगा, ठीक है। सीमा शुल्क मैंने आपसे बताया था कल, माल खरीद के बाहर से लाएंगे तो उस पर जो आपको टैक्स देना होता है सरकार को, इसे कस्टम ड्यूटी कहा जाएगा। उत्पाद शुल्क, जब आप माल प्रोडक्शन करते हैं तो सरकार को उत्पादन पे टैक्स देना होता है, इसको अंग्रेजी में एक्साइज ड्यूटी कहा जाता है। अधिकार शुल्क मैंने कल बताया था, अगर किसी ने रिकॉर्डिंग ध्यान से सुनी हो और कोई बता पाए कि रॉयल्टी क्या होता है तो अच्छा लगेगा। एनीबडी, कैन एनीवन ट्राई व्हाट रॉयल्टी इज? सर जैसे किसी राइटर की बुक हम लोग पब्लिश कर रहे हैं, जो पब्लिश करने वाली कंपनी होगी तो वो जो राइटर को पेमेंट करेगी उसको बोलेंगे रॉयल्टी। ठीक है, रॉयल्टी का मतलब होता है कि किसी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी पे अगर किसी का हक था और उसने उस प्रॉपर्टी को हमें यूज करने की परमिशन दे दी है, ठीक है, तो इसके बदले में हमें उसे कुछ पे करना पड़ता है। वो एक साथ भी हो सकता है, वन टाइम भी हो सकता है, या पर यूनिट प्रोडक्शन भी हो सकता है। जैसे जो राइटर का उदाहरण अभी दिया है उसमें पर यूनिट होता है, जितनी किताबें छपेंगी राइटर महोदय को उसी के हिसाब से उतना उन्हें रॉयल्टी मिलेगी पर बुक, ठीक है। ऐसे ही जब कोई व्यक्ति कोई पेटेंट बना लेता है, जैसे मान लिया अभी देखिए कोरोना था, कोरोना के समय में कुछ वैक्सीन बनी, कुछ दवाइयां बनी, तो जिन कंपनियों ने उन्हें इजाद किया उन्होंने उस दवा का पेटेंट ले लिया, ठीक है। अब पेटेंट अगर उन्होंने ले लिया है तो अगर कोई अन्य कंपनी उनकी मैन्युफैक्चरिंग करे तो जिस कंपनी ने उस दवा को इजाद किया है, इन्वेंट किया है, जिन्होंने उसको डिस्कवर किया है, उस कंपनी को क्योंकि उनका पेटेंट है उस पे, तो उसको निरंतर एक निश्चित धनराशि दे दी जाएगी, उसी को हम रॉयल्टी बोलेंगे। यहाँ पर रॉयल्टी का मतलब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी से होता है बेसिकली, ठीक है। तो अगर किसी ने कोई दवाई इजाद की है तो वो भी एक तरह की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा, रॉयल्टी जनरली कॉपीराइट के अगेंस्ट दे दी जाती है, और जो पेटेंट होते हैं उनके अगेंस्ट जो दिया जाता है उसे रॉयल्टी नहीं बोला जाता है, ठीक है। उसको रॉयल्टी के अलावा कमीशन बोल दिया जाएगा और कोई नाम दे दिया जाएगा, लेकिन रॉयल्टी केवल कॉपीराइट के अगेंस्ट बोला जाता है। कॉपीराइट बौद्धिक संपदा की होती है, जैसे किसी ने कोई वीडियो एल्बम बनाया है, ऑडियो एल्बम बनाया है, कोई मूवी बनाई है, कोई किताब लिखी है, ये सब कॉपीराइट के अंतर्गत आते हैं। जो प्रोडक्ट होते हैं, कमोडिटीज होते हैं, अगर आपने कोई नई चीज इजाद कर ली है तो उनकी कॉपीराइट नहीं होती, उनका पेटेंट होता है, ठीक है। कमोडिटीज का पेटेंट कराया जाता है अगर आपने इजाद किया है, और जो इंटेलेक्चुअल बौद्धिक संपदाएं होती हैं उनका कॉपीराइट कराया जाता है। इसे हम आगे चल के डिटेल में जानेंगे अगर कोई डाउट है। अभी मोटा मोटा समझ में आ गया होगा रॉयल्टी क्या है। रॉयल्टी ये है कि अगर आप कोई ऐसा प्रोडक्ट बना रहे हैं जिसपे किसी अन्य व्यक्ति का अधिकार था तो आपको उसे कुछ पेमेंट करना होगा कमीशन के तौर पे, उसे आप रॉयल्टी शुल्क बोलेंगे, रॉयल्टी फीस बोला जाएगा, रॉयल्टी फीस इसे बोलेंगे। और ये भी एक तरह का खर्चा है, ये निर्माण से संबंधित खर्चा माना जाएगा जो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में दिखाया जाएगा। कारखाना जहाँ पे आप प्रोडक्शन कर रहे हैं उसका किराया, उसकी लाइटिंग, लाइटिंग यानी कि इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस वगैरह,
मशीनों की मरम्मत, रिपेयर्स टू मशीन्स एंड बिल्डिंग, फैक्ट्री बिल्डिंग जो है अगर उसकी भी मरम्मत हो रही है, मशीनें जो है अगर उन पे कोई ह्रास डिप्रिसिएशन हो रहा है, कारखाने का अगर आपने कोई बीमा करा रखा है, ये सारे आइटम्स मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में आते हैं डेबिट साइड में। ये सब डेबिट साइड के आइटम है। क्रेडिट साइड के आइटम में साल के आखिर में 31 मार्च को जो कच्चा माल का स्टॉक बचा रह जाएगा और जो सेमी फिनिश्ड गुड्स या वर्क इन प्रोग्रेस का स्टॉक बचा रह जाएगा। ठीक है। एक और आइटम आता है कच्चे माल के छीजन का विक्रय। छीजन का मतलब होता है कि ऐसा कोई माल जो अब ऐसा नहीं है जिसे हम उत्पादन की प्रक्रिया में ले सकें, लेकिन वो ऐसा भी नहीं कि इसे फेंका जाए, उसे आप कबाड़ी को बेच सकते हैं स्क्रैप के तौर पे। तो वहां से जो आपको पैसा मिलेगा वह भी थोड़ा बहुत होगा, लेकिन वह भी जो मिलेगा वो होगा, भले वो कुछ भी हो, 1000 2000 कुछ भी मिले, लेकिन वो आपकी इनकम होगी, तो उसे आप लिखेंगे सेल ऑफ स्क्रैप। ठीक है, क्लियर है? सर। ये क्रेडिट पक्ष की यस सर। आइटम। ठीक है। जब आप ये डेबिट और क्रेडिट पक्ष बना चुके होंगे, जो आइटम्स आपने अभी सुने हैं ये उन्हीं को यहाँ पर कैसे रिप्रेजेंट किया जा रहा है दिखाया गया है। ओपनिंग स्टॉक में रॉ मटेरियल वर्क इन प्रोग्रेस ऐसे अंदर लिखेंगे, यहाँ पर लिखा जाएगा, इनके आइटम जो होंगे यहाँ पर लिखे जाएंगे। ठीक है। और इन दोनों को जोड़ करके यहाँ लाइन खींची जाएगी और बाहर यहाँ लिख दिया जाएगा। ठीक है, क्लियर? ऐसे ही परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, यस सर। आपने जो रॉ मटेरियल परचेज किया था, अगर उसमें से कुछ रिटर्न कर दिया, मान लिया 10,000 का आपने परचेज किया था, 1,000 का रिटर्न किया, तो 10,000 यहाँ लिखेंगे अंदर इस साइड में, और जो 1,000 लेस किया है उसे घटा के लाइन खींच के और जो अमाउंट होगी वो यहाँ लिखी जाएगी। क्लियर? बात समझ में आ रही? यस सर। प्रोडक्टिव वेजेस, गैस, वाटर, यस सर। पावर, ये सारे आइटम्स आप देख चुके हैं, समझ चुके हैं। ये सब ऐसे इधर दिखाए जाएंगे। डेबिट साइड का टोटल करेंगे, क्रेडिट में सेल ऑफ स्क्रैप होगा, क्लोजिंग स्टॉक होगा, और फाइनली ये बैलेंसिंग फिगर है जिसे हम बोलते हैं कॉस्ट ऑफ फिनिश्ड गुड्स ट्रांसफर टू ट्रेडिंग स्टॉक। यानी ये बताता है कि जो आपने फिनिश्ड गुड्स बनाए हैं उनकी लागत कितनी आई है। ठीक है, जो भी गुड्स आपने बनाया साल भर में उनकी कॉस्ट कितनी आई। ठीक है, ये कैसे पता चलेगा? डेबिट के इन सारे आइटम्स का टोटल यहाँ करें। ठीक है, यही टोटल आप यहाँ उतार लें राइट साइड में, और इस टोटल में से ऊपर के ये दोनों जो आइटम्स हैं, ठीक है, इनका टोटल घटा दीजिए, तो जो बैलेंसिंग फिगर आएगी वही होगी कॉस्ट ऑफ फिनिश्ड गुड्स। इस अकाउंट को बनाने का एक ही उद्देश्य है कि जो भी माल हमने बनाया है, जो भी हमने प्रोडक्शन किया है, उसकी लागत कितनी आई। ठीक है, और इसको कहाँ ट्रांसफर कर देते हैं? इसमें यहाँ केवल इतना लिखा जाना चाहिए था, कॉस्ट ऑफ फिनिश्ड गुड्स। ठीक है, इसे ट्रांसफर कर देते हैं कहाँ? ट्रेडिंग अकाउंट में। ठीक है, तो ट्रेडिंग अकाउंट में जब इसे हम ट्रांसफर करेंगे तो इसे हम कहाँ दिखाएंगे? ट्रेडिंग अकाउंट के दिखाएंगे डेबिट साइड में। क्या लिखेंगे? कॉस्ट ऑफ फिनिश्ड गुड्स। ठीक है, कॉस्ट ऑफ फिनिश्ड गुड्स। कॉस्ट ऑफ फिनिश्ड गुड्स जब उधर लिखा जाएगा तो ये जो ट्रेडिंग अकाउंट नीचे बना हुआ है इसका फॉर्मेट ऐसे नहीं बनेगा, इसका फॉर्मेट फिर किसी अन्य तरीके से बनेगा। क्योंकि ऐसा इसलिए मैं बोल रहा हूँ, ट्रेडिंग अकाउंट या ये सब करने के 3 विधियां होती हैं। ठीक है, पहले हम उन विधियों को जान लेते हैं जल्दी से, तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगी। देखिए, सबसे पहले मतलब जब आप ट्रेडिंग अकाउंट बनाना चाहते हैं और ये जानना चाहते हैं कि हमारा जो भी माल उत्पादित हमने किया है इसकी लागत कितनी आई है, और ये भी जानना चाहते हैं कि साल के आखिर में हमारा सकल लाभ कितना हुआ, ग्रॉस प्रॉफिट कितना हुआ, तो आप ट्रेडिंग अकाउंट तैयार करते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट बनाने की जो पहली विधि है, प्रथम विधि, इसमें आप क्या करते हैं? व्यापार खाते में कच्चा माल, तैयार माल और स्टोर्स के प्रारंभिक और अंतिम स्टॉक सब अलग अलग दिखाते हैं। इस विधि में मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट अलग से नहीं बनता। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट के भी आइटम सारे ट्रेडिंग अकाउंट में ही दिखाए जाते हैं। मतलब जैसे अभी आपने मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में देखा था, उसमें केवल रॉ मटेरियल और सेमी फिनिश्ड गुड्स ही दिखाया गया था, फिनिश्ड गुड नहीं दिखाया गया था, है ना? लेकिन जब पहली विधि होगी, ये जनरली छोटे जो उत्पादक हैं, जैसे किसी की लखीमपुर में छोटी सी तेल फैक्ट्री चल रही है, ऑयल फैक्ट्री है, ऑयल रिफाइनरी लगी हुई है, तो जो छोटे छोटे उत्पादक हैं वो अलग से मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट नहीं बनाते, वो एक ही खाता बनाते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट, और उसी में ही सारे आइटम दिखा देंगे। जो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट के हैं वह भी आइटम और ट्रेडिंग अकाउंट वाले भी आइटम।
तो जब एक ही खाता बनेगा तो उसमें सब कुछ एक ही खाते में दिखा दिया जाएगा। ठीक है। दूसरी एक विधि है जिसमें केवल तैयार माल का प्रारंभिक और अंतिम स्टॉक व्यापार खाते में दिखाया जाएगा, और उससे पहले का काम जो होगा वो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में किया जाएगा, जैसे कि आपने अभी मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट का फॉर्मेट देखा है। ठीक है, बात क्लियर है। एक तीसरी और विधि होती है, इसमें निर्माण खाता अलग से आप बनाते हैं और उसका शेष जो है वो लाभ हानि ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। ठीक है। जो दूसरी विधि है इसमें इन्होंने ये बताया है, माफ कीजिएगा, ये तीसरी विधि है जब मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनेगा। दूसरी विधि क्या है, कैसे अलग है? पहली विधि में ट्रेडिंग अकाउंट ही बनेगा, कोई मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट नहीं बनना है, उसमें सब कुछ वही दिखा जाएगा। दूसरी विधि में क्या होगा कि जो तैयार माल होगा केवल उसका हम प्रारंभिक और अंतिम स्टॉक दिखाएंगे, और बाकी जो हमारा कच्चा माल होगा और जो हमारा स्टोर्स होगा उसको हम ट्रेडिंग अकाउंट में दिखाएंगे ही नहीं। उसमें हम केवल जितना भी माल प्रयुक्त हुआ है केवल उसे दिखाएंगे। इसी विधि पर ऊपर ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट दिया गया है। जो ऊपर ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट आप अभी देखेंगे वो द्वितीय विधि पर दिया गया है। ठीक है, अभी दिखाएंगे आपको। इस विधि में आपको मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाने की अनिवार्यता नहीं है, केवल आप ये निकाल लेते हैं कि जो भी स्टोर्स वगैरह रहा है उसका कितना हिस्सा आपने प्रयोग में ले लिया है। ठीक है, इसमें कच्चे माल का और स्टोर्स का जो स्टॉक होता है ना तो प्रारंभिक ना ही अंतिम, वो दिखाया नहीं जाता है। बाकी सारे आइटम दिखा दिए जाएंगे ट्रेडिंग अकाउंट में। और तीसरी विधि में आप जैसे ऊपर देख रहे थे, अलग से निर्माण खाता बनेगा और उसका जो शेष आएगा जिसे हम बोलेंगे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, उसे हम कहाँ दिखाएंगे? इसमें ट्रेडिंग अकाउंट में फाइनली। तो फिलहाल ये तीन विधियां हैं। अभी आप जो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट देख रहे थे वो बेसिकली तीसरी विधि के अंतर्गत ही बनता है अलग से। ठीक है। जो हमारा ट्रेडिंग अकाउंट होता है अब हम उसकी बात करते हैं। आइए, ट्रेडिंग अकाउंट के बारे में मैं आपको कुछ बताऊं उससे पहले मैंने जो कुछ बोला, अगर कोई कंफ्यूजन है किसी का तो वो पूछ सकता है। कुछ बच्चों ने चैट में लिखा था वॉइस नहीं आ रही, अभी आवाज आ रही है? सर अब आ रही है, बहुत देर से नहीं आ रही। तो बेटा बाकी लोगों को आ रही थी, वो कभी कभी नेटवर्क के इश्यूज की वजह से होता है प्रॉब्लम। अभी मुझे बताइए, जितना मैंने बताया है उसमें किसी को कोई समस्या है, कुछ पूछना है? देखिए, जब कोई ढेर सारी सूचनाएं आती हैं तो कंफ्यूजन होते हैं, लेकिन अगर कोई कंफ्यूजन ऐसा है जिसको आपको लगता है पूछना ही चाहिए तो बिल्कुल तुरंत पूछना है। अगर कंफ्यूजन को बचा के रखोगे तो कंफ्यूजन बढ़ेगा, घटेगा नहीं, इसलिए पूछ लेना चाहिए। सर दूसरी विधि से समझ नहीं आई सही से सर। अच्छा, देखो पहली विधि ये है कि आप ट्रेडिंग अकाउंट ही बनाएंगे, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट नहीं बनाएंगे। दूसरी विधि होगी कि ट्रेडिंग अकाउंट में आप जो रॉ मटेरियल होता है और जो सेमी फिनिश गुड्स होता है, ना तो उसका प्रारंभिक स्टॉक दिखाएंगे और ना ही उसका क्लोजिंग स्टॉक दिखाएंगे। ठीक है। जो यूज हुआ है केवल मटेरियल कंज्यूम्ड, केवल उसे दिखाएंगे। तीनों विधियों में काम एक ही होगा, उसका इफेक्ट सेम है, बस खाली प्रदर्शन करने के तरीके अलग अलग हैं। इफेक्ट सेम कैसे है ये हम आपको बाद में बताएंगे। तीनों विधियों से सकल लाभ उतना ही आएगा, उसमें कोई अंतर नहीं आएगा। ठीक है। बस खाली जब हम अलग अलग दिखाते हैं तो हमने ओपनिंग स्टॉक डेबिट में दिखाया, क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिट में दिखाया, और जब हम स्टोर्स कंज्यूम्ड दिखा देते हैं तो दोनों का डिफरेंस खाली हम एक साथ डेबिट साइड में दिखा देते हैं। ऐसे मान लीजिए कि क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक करके जो आता है वही स्टोर्स कंज्यूम्ड होता है, तो वो हम डेबिट में एक साथ दिखा देते हैं। बस इतना डिफरेंस होता है। और परचेज का भी उसमें एक एडजस्टमेंट करना होता है जो अभी नहीं समझ में आएगा, अभी पूरी प्रक्रिया इसकी बताएंगे तब समझ में आएगा। तो आप ऐसे मान लीजिए कि सेकेंड विधि में रॉ मटेरियल और जो सेमी फिनिश्ड गुड्स होता है उसको शो नहीं करते हैं, उसका केवल इफेक्ट दिखा देते हैं। पहली विधि में उसे शो भी करते हैं, और तीसरी विधि जो है उसमें हम खाता ही अलग से बना लेते हैं। ये ठीक है। तो अभी टेंशन बहुत मत लीजिए, बताएंगे, समझ में आएगा जब इसे कराएंगे। इस टॉपिक को जब खाता जब कराएंगे तो आपको विधिवत बताएंगे। ठीक है। ट्रेडिंग अकाउंट जो है वह क्या है इसको जानिए थोड़ा सा। व्यापार खाता ज्यादातर सभी के द्वारा बनाया जाता है। उन लोगों के द्वारा ज्यादातर बनाया जाता है केवल व्यापार खाता जो सिर्फ और सिर्फ ट्रेडर्स हैं, जो किसी वस्तु का उत्पादन नहीं करते, ऐसे लोग व्यापार खाता बनाएंगे।
जो लोग उत्पादन करते हैं उनके लिए भी ये अनिवार्य नहीं है कि वो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट अलग से बनाए, वह भी ट्रेडिंग अकाउंट में ही सारे आइटम दिखा सकते हैं। ठीक है, तो ट्रेडिंग अकाउंट दरअसल अपने आप में एक कंप्लीट अकाउंट है जो कि क्या करता है, माल के लागत मूल्य और उनके बिक्री मूल्य के अंतर को जानता है। आपने बचपन से एक चीज पढ़ी है कि जो एक होता है विक्रय मूल्य, एक होता है लागत मूल्य। विक्रय मूल्य में से जब हम लागत मूल्य घटाते हैं तो क्या आता था, लाभ। यही तो पढ़ा था ना। और अगर आपका यस सर। मान लेते हैं कि लागत मूल्य ज्यादा हो जाए विक्रय मूल्य से या विक्रय मूल्य कम हो जाए लागत मूल्य से, तो क्या आता था, हानि आती थी। हानि सर। हाँ तो नहीं। सवाल ऐसे मान लीजिए अब बड़ा होकर के आपके सामने आ गए हैं। पहले जो आप फार्मूले से मैथ के निकाल लेते थे कि सेल्स मतलब विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य बराबर लाभ, वही आपको इस खाते के माध्यम से निकालना है। ठीक है, ये खाता केवल एक ऐसा खाता है जो लागत मूल्य और विक्रय मूल्य के अंतर को स्पष्ट करता है। लागत मूल्य और विक्रय मूल्य का अंतर होता क्या है, लाभ, है ना। तो ये केवल लाभ को प्रकट करेगा, केवल इतना बताएगा कि लाभ कितना हुआ। हाँ है ना, कोई दिक्कत इसमें। तो जो डेबिट पक्ष होगा नहीं उसमें सर। माल की लागत को प्रदर्शित करने वाले सारे आइटम्स आएंगे और क्रेडिट पक्ष में माल की बिक्री को प्रदर्शित करने वाले आइटम आएंगे। दोनों का डिफरेंस निकाल लेंगे, तो अगर क्रेडिट साइड ज्यादा है तो सकल लाभ हो गया, और अगर डेबिट साइड ज्यादा हो गया तो सकल हानि हो गई। क्या इतनी बात क्लियर है ना। खाता अगर आप इसकी शकल देख लें खाते की, आई मीन फॉर्मेट खाते का अगर देख लें तो इसकी कैसे लिखते हैं, ओपनिंग स्टॉक सबसे पहले लिखते हैं। ध्यान रखिएगा बच्चों, यहाँ ओपनिंग स्टॉक किसका आएगा, फिनिश्ड गुड्स का। अगर आप निर्माणी कंपनी है और अगर आप ट्रेडर्स हैं केवल तो भी फिनिश्ड गुड्स आएगा। ट्रेडर तो केवल फिनिश्ड गुड्स ही खरीदते हैं और वही बेचते हैं। तो ट्रेडिंग अकाउंट में क्या आएगा, फिनिश्ड गुड्स। यहाँ पर हम ये मान के चल रहे हैं कि तृतीय जो विधि है उसी से हम बनाएंगे खाता। तो तीसरी विधि में क्या आता है, केवल आता है फिनिश्ड गुड्स, और दूसरी विधि में भी फिनिश्ड गुड्स ही आता है यहाँ पे। तो ओपनिंग स्टॉक किसका आएगा, फिनिश्ड गुड्स का यहाँ पे। ठीक है, और इसी अगर फिनिश्ड गुड्स का क्लोजिंग स्टॉक है तो वो राइट साइड में आता है। क्लियर। निर्मित माल का ओपनिंग स्टॉक जो 1 अप्रैल को होगा वो यहाँ लिखा जाएगा ओपनिंग स्टॉक के तौर पे, और जो 31 मार्च को क्लोजिंग स्टॉक होगा वो यहाँ लिखा जाएगा राइट साइड में। कोई दिक्कत इसमें। नो इसके सर। बाद जो बात आती है वह है जो माल आपने साल भर के दौरान फिनिश्ड गुड्स का जो आपने खरीदा होगा, जो भी आपने फिनिश्ड गुड्स खरीदा है उसकी परचेज जो आप करेंगे, जो रिटर्न करेंगे उसे घटा के यहाँ बाहर लिखेंगे। जो भी मजदूरी आपने दी है वो यहाँ आएगी। जो भी वेजेस एंड सैलरीज आपने दी है, सैलरीज ध्यान रखिएगा अगर बाद में लिखा हुआ है, अगर वेजेस एंड सैलरीज लिखा हुआ है तो ये ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा। लेकिन अगर सैलरीज एंड वेजेस लिखा हो तो वो कहाँ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ये मैंने क्लास में पहले भी बताया था, अगर याद हो, याद आ रहा है किसी को। ठीक है, ये माना जाता है कि यस सर। ये वेजेस ज्यादा है 80% 70%, सैलरीज कम होगी। और अगर सैलरीज और वेजेस लिखते हैं इसका मतलब सैलरीज ज्यादा है तो उसे हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाते हैं। तो वेजेस एंड सैलरीज, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस यानी उत्पादन पे डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इस नाम से अगर कोई खर्चा हो तो भी इसे लिखेंगे। और ये जान लें कि सारी ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस ही हैं नीचे तक। फ्रेट, कैरियर्स इनवर्ड, कैरिज और कैरिज इनवर्ड दोनों एक ही हैं, दो बार लिख इसलिए दिए गए हैं ताकि अगर इन दोनों में से किसी भी नाम से ये दिया गया हो तो आप दोनों को यहाँ लिख लें। ठीक है, कैरियर्स माने क्या होता है, जो माल आप ला करके मतलब जो खरीद के ला रहे हैं उसको ढो करके लाने का खर्चा जो श्रमिकों को आप देते हैं उसे कैरियर्स कहा जाता है। कार्टेज अगर कोई मजदूर कंधे पे लाद के ला रहा है तो कैरियर्स कहा जाता है। लेकिन अगर किसी गाड़ी की सहायता से, हाथ गाड़ी की सहायता से माल को लेके आ रहा है तो उसे कार्टेज कहा जाता है। आगट्राई चुंगी होती है जो अब नहीं होती, पहले होती थी। एक राज्य से दूसरे राज्य में या कुछ एरियाज होते थे, भौगोलिक एरियाज, जब एक एरिया से दूसरे की सीमा में आप प्रवेश लेते थे तो बैरियर लगे होते थे, ट्रकों पर चुंगी ले ली जाती थी, एक तरह का शुल्क था, टैक्स था एक तरह का। चुंगी हिंदी में इसे बोलते हैं। अगर चुंगी नाम से कुछ लिखा हो तो आप ट्राई बोलेंगे, उसे लिख देंगे यहाँ पे। डॉक ड्यूज, जब आप माल पानी के जहाज से मंगाते हैं तो जो माल आपका डॉक पर पहले उतरता है तो बंदरगाह के जो शुल्क आपको देने पड़ते हैं उन्हें डॉक ड्यूज कहा जाता है।
बंदरगाह शुल्क के नाम से होगा ये। कोल गैस वाटर आप जानते हैं, फ्यूल पावर में पेट्रोल या इलेक्ट्रिसिटी वगैरह आ जाएगी। फैक्ट्री एक्सपेंसेस के नाम से कोई भी खर्चा होगा वो यहाँ लिखा जाएगा। और रॉयल्टी अभी आप पढ़ ही रहे थे। एक्साइज ड्यूटी, जब आप माल बनाते हैं तो उत्पादन शुल्क इसे कहा जाएगा। इंपोर्ट ड्यूटी, अगर आप माल आयात कर रहे हैं तो इसे आयात शुल्क कहा जाता है। और स्टोर्स कंज्यूम्ड वही है, स्टोर्स कंज्यूम्ड आपने पढ़ा था ना, गैस, सॉरी, जो ग्रीस था, ऑयल था, मशीन के कंपोनेंट थे जिनका आपने यूज कर लिया है, ठीक है, वो आप यहाँ लिख देते हैं स्टोर्स कंज्यूम्ड। क्लियर? स्टोर्स का ओपनिंग स्टॉक यहाँ अगर लिखा जाता, क्लोजिंग स्टॉक यहाँ लिखा जाता, स्टोर जो परचेज किया गया वो लिखा जाता, तो अपने आप उसका इम्पैक्ट वही आता जो यहाँ स्टोर्स कंज्यूम्ड का आ रहा है। स्टोर्स कंज्यूम्ड आने का फॉर्मूला ही बच्चों यही होता है कि ओपनिंग स्टॉक में आप परचेजेस जोड़ते हैं और क्लोजिंग स्टॉक घटा देते हैं, तो पता चलता है कि स्टोर्स कंज्यूम कितना हुआ। इसे हम बाद में कैलकुलेट करना सीखेंगे। क्रेडिट साइड के जो आइटम्स हैं उनमें आप देख सकते हैं सेल्स आता है, रिटर्न घटाने के बाद यहाँ लिखेंगे। अगर आपने गुड्स कोई कंसाइनमेंट पे भेजा है, कंसाइनमेंट का मतलब होता है कि आपका कोई एजेंट है, आपने उसे माल बेचा नहीं है, आपने उसे केवल माल भेजा है कि वो बेच सके उसे, ठीक है। तो ऐसा माल जो भी बिका नहीं है लेकिन सिर्फ भेजा गया है, उसको हम बोलते हैं गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। ये एजेंट को जितना भी माल भेजा गया होगा, जो भी उसकी लागत होगी, वो यहाँ लिख दिया जाता है, ठीक है। क्लोजिंग स्टॉक जो हमारे बिजनेस में माल बचा हुआ है एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च को, वो लिखा जाएगा। फाइनली अगर क्रेडिट साइड ज्यादा है तो ये ग्रॉस प्रॉफिट कहलाएगा, अगर डेबिट साइड का टोटल ज्यादा है तो ये ग्रॉस लॉस कहलाता है, ठीक है। ये ग्रॉस प्रॉफिट या लॉसेज जो होते हैं ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए जाते हैं, ठीक है। तो अगर केवल आप ट्रेडिंग अकाउंट बना रहे हैं तो आप यहाँ लिख देते हैं बाई ग्रॉस लॉस ट्रांसफर टू P&L अकाउंट। अगर प्रॉफिट है तो लिखेंगे टू ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर टू P&L अकाउंट, जैसे यहाँ लिखा है ऐसे ही लिखेंगे। लेकिन अगर आप एक ही में बना रहे हैं, इसके तुरंत नीचे अगर आप बना रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और हेडिंग आप एक साथ डालते हैं ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो ऐसी स्थिति में यहाँ पे आप लिखते हैं टू बैलेंस CD और यहाँ लिख लेंगे टोटल के नीचे बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन, यानी कि यही बैलेंस जो सकल मतलब लाभ था, ग्रॉस प्रॉफिट था, उसी को आप नीचे उतार देते हैं, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट है इसका। इसके जो आइटम्स हैं इन्होंने इसे जो एक्सप्लेन किया है मैंने वही हिंदी में बोल दिया है, तो अगर आपको कोई कंफ्यूजन है इसे पढ़ने पे तो आप मुझे आराम से कल पूछ सकेंगे। आज आपने जो ये सुना है, जो भी बच्चे किसी भी कारण से इस फॉर्मेट को याद नहीं कर पाए थे, उन सभी से ये मेरी विशेष रिक्वेस्ट है कि आप इन्हें याद जरूर कर लें, क्योंकि आप कर सवाल तभी पाएंगे जब आपको ये याद होंगे सारे आइटम्स कि डेबिट में कौन कौन से आइटम्स आते हैं। किसी भी चीज को याद करने का एक ही तरीका है कि आप उसे बार बार रिपीट करें। आप जितनी बार रिपीट करेंगे आपको याद होगा, और अगर आप इसे चाहते हैं बार बार रिपीट कर लें तो आपके लिए बेहतर तरीका क्या है कि आप इसे बार बार देखिए। देख आप तभी पाएंगे जब ये विजिबल हो। तो आपके लिए मेरी एक सलाह है कि एक चार्ट ले लीजिए और चार्ट पेपर में मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट का ऐसा फॉर्मेट बनाइए इतना बड़ा कि दूर से आपको 5-7 फीट की दूरी से वो विजिबल हो, पढ़ने में आ जाए, रीडेबल हो। इतना बड़ा बड़ा बना करके अपने घर की स्टडी टेबल के सामने वॉल पे लगा दीजिए, ठीक है। आप पाएंगे कि आपको 2-3 दिनों में अपने आप ये याद हो गया, क्योंकि दिन में आप 5 बार देखिए, 10 बार देखिए, 10 बार इसके आइटम रिपीट कर ले जाइए। सिवाय रिवीजन के कोई माध्यम ही नहीं है। आपको पता है पुराने जमाने में बच्चों को पूरे के पूरे वेद याद हो जाते थे, पता है कैसे? सुबह सुबह उनके जो गुरु होते थे वो उसे दोहराना शुरू करते थे, बच्चे भी साथ में चैंटिंग करते थे, दोहराते चले जाते थे। जब 12 साल तक यही वो करते थे तो उन्हें याद हो ही जाने थे, है ना। तो अगर आप चाहते हैं कि कोई भी चीज आपको याद हो जाए तो ये शिकायत करना बंद कीजिए कि आपकी मेमोरी खराब है। आपके प्रयास कम है खाली, अगर आप रिपीटेशन बढ़ा देंगे तो आपको वो चीज याद हो ही जाएगी, ठीक है। तो चार्ट बनाइए, चार्ट पेपर पे ये फॉर्मेट लिखिए और उन्हें याद करिए। याद करने का आज का और आपका मौका है आपके पास, ठीक है। अंतिम रहते की गणना कैसे होती है, ये कुछ प्री रीडिंग के पार्ट है तो मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आप चाहें तो अंतिम रहते की गणना कैसे होती है इसको पढ़ें और दिमाग लगाएं कि ये कैसे हुआ है। आपके पास है दिमाग, अगर आप एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे तो स्वतः सीख सकेंगे। ये जो ना समझ में आए इसमें वो आप मेरे सामने रखिएगा। अगर मैं अपनी तरफ से इसे अलग से बताऊंगा तो आपको ये ज्यादा समझ में आएगा, क्योंकि आपने पहले इसे समझने की कोशिश की होगी।
ठीक है, अंतिम रहते की गणना कर चुके होंगे तो उसी से संबंधित ये सवाल नंबर 1 है, आपको ये पक्का समझ में आएगा। आज समय नहीं बचा है, इसलिए आज फिलहाल यहीं पे ये क्लास समाप्त करेंगे। आगे की रीडिंग अगर आप कर सकेंगे तो निश्चित रूप से कल आप कुछ सीखने वाले हैं। तो आज के लिए बच्चों इतना ही। थैंक यू सो मच कि आपने ध्यान से सुना। कल भी लाइव क्लास होगी, ठीक है। कल सभी लोग बहुत ध्यान से मनोयोग से जुड़ेंगे। कोशिश कर लीजिए सभी लोग कि अपना कैमरा ऑन कर लीजिए 1 मिनट के लिए, तो बढ़िया रहेगा। कैमरा ऑन रखा करो, इसमें कोई बहुत खर्चा नहीं है आपका, कोई नुकसान भी नहीं है ना। चलो ओके, थैंक यू सो मच।